नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 47 लेकर आए हैं। इस भाग में कुल 17 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के नेट एग्जाम में या कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा निवेदन ये है कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और हमारे वीडियोज को पूरा देखा करें। ये सभी प्रश्न हमारे बहुत ही महत्व के हुआ करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए हमारे ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावना का आकलन किस उपकरण द्वारा किया जाएगा? तो सफलता की संभावना का आकलन विभेदक अभिक्षमता परीक्षण द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में सफलता की क्या संभावना है, इसका आकलन अगर शोधकर्ता करना चाहता है तो वो विभेदक अभिक्षमता परीक्षण से ही करेगा। प्रश्न नंबर 2 है अनिर्देशात्मक परामर्श नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अनिर्देशात्मक परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सेवार्थी से सौहार्द स्थापित किया जाए। सेवार्थी से सौहार्द स्थापन ये बहुत बड़ा काउंसलर का काम होता है। नॉन डायरेक्शनल काउंसलिंग में काउंसलर का बहुत बड़ा काम ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि सेवार्थी से सौहार्द स्थापित करें। प्रश्न नंबर 3 है इकाई विधि के जनक यूनिट मेथड के जनक मॉरिसन हैं, H.C. मॉरिसन। प्रश्न नंबर 4 है करके सीखना विधि के जनक लर्निंग बाय डूइंग मेथड के जनक हैं जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 5 है एजुसेट का प्रक्षेपण वर्ष। एजुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था? एजुसेट एक सैटेलाइट है जो शिक्षा को समर्पित है। इसका प्रक्षेपण 2004 में किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री के काल में प्रारंभ हुआ? तो वो है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ये 2001 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है NCTE की स्थापना कब हुई? तो NCTE की स्थापना NCTE एक्ट 1993 के तहत 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है तकनीकी के 3 C का क्या तात्पर्य है? तो तकनीकी के 3 C का तात्पर्य है पहला C कंप्यूटर, दूसरा है कंटेंट और तीसरा है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो तकनीकी के ये 3 C हैं। कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है आज की तकनीकी में। दूसरा विषय वस्तु का, जिस विषय वस्तु को हम कंप्यूटर पर देखते हैं। और तीसरा है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, हम किसी कंटेंट को कैसे एक जगह से दूसरे जगह हम भेजते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9। एक तरफ हमने दिया है निर्देशन सेवाएं और एक तरफ दिया है इसके अंतर्गत कार्य। तो इस निर्देशन सेवा के तहत कौन कौन से कार्य हैं? जैसे वृत्तिक, वृत्त का तात्पर्य है कार्य, वृत्तिक सूचना सेवा, कार्य से संबंधित सूचना सेवा। अब देखिए, इससे पता चल जाता है कार्य जगत के बारे में सूचना देना, कार्य जगत के बारे में सूचना देना यह वृत्तिक सूचना है। वृत्त का तात्पर्य भी कार्य है, अतः ये आप ध्यान रखेंगे। स्थानन सेवा, स्थानन सेवा व्यावसायिक तत्परता के आधार पर उपयुक्त संलिप्तता। अनुवर्ती सेवा, अनुवर्ती सेवा ये सबसे अंत में दी जाती है। किसी खास वृत्ति में प्रवेश के उपरांत, उस किसी कार्य में प्रवेश के उपरांत क्या हो रहा है उसका जायजा लेना, उसका संपूर्ण निरीक्षण करना, संपूर्ण जानकारी रखना और संपूर्ण नियंत्रण रखना उस पर। प्रश्न नंबर चौथा है व्यक्तिगत तालिका सेवा। व्यक्तिगत तालिका सेवा, इसमें व्यक्तिगत तालिका सेवा में व्यक्ति की विशेषताओं, शक्ति एवं कमजोरियों के बारे में सूचना देना। तो ये अब व्यक्तिगत तालिका सेवा के अंतर्गत आता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, ये एक कॉलेज का पुस्तकालयाध्यक्ष, लाइब्रेरियन संख्या के अनुसार पुस्तकों की मांग और खरीदने की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा? तो देखिए, संख्यानुसार पुस्तकों की मांग करता है। यहाँ पर देखिए बहुलक होगा, या इसे बहुलांक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मोड कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है प्रयोगशाला प्रयोग एवं क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर क्या है? प्रयोगशाला प्रयोग एवं क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर है बाह्य चरों में नियंत्रण की मात्रा। अब बाह्य चरों में प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में जो अंतर है वो है बाह्य चरों में नियंत्रण की मात्रा। तो प्रयोगशाला प्रयोग में हम बाह्य चरों पर पूरा नियंत्रण कर सकते में सक्षम होते हैं, जबकि क्षेत्र प्रयोग में बाह्य चरों पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन है। प्रश्न नंबर 12 है किस प्रयोग की आंतरिक वैधता अधिक होती है? आंतरिक वैधता प्रयोगात्मक प्रयोग की, प्रयोगात्मक अध्ययन यानी एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसकी आंतरिक वैधता अधिक होती है। और किस प्रयोग की बाह्य वैधता, किस प्रयोग की बाह्य वैधता अधिक होती है? तो ये क्षेत्र प्रयोग की, क्षेत्र प्रयोग की बाह्य वैधता अधिक होती है और प्रयोगशाला प्रयोग की आंतरिक वैधता अधिक होती है। प्रश्न नंबर 14 है एक अनुसंधानकर्ता RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के कार्यान्वयन का अध्ययन करना चाहता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? तो इसके लिए प्रश्नावली सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। चूँकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत दूर दूर से जानकारी लेनी पड़ेगी, और दूर दूर से जानकारी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रश्नावली होता है। इसे हम बाई पोस्ट भी भेज सकने में सक्षम होते हैं। प्रश्न क्रमांक है अब 15। प्रश्न क्रमांक 15 है एक तरफ हम कुछ उदाहरण देते हैं और दूसरी तरफ ये मापनी के नाम हैं। तो पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध करना, सहभागिता के अनुसार छात्रों को
सूचीबद्ध करना। तो ये है नामित मापनी। और संगीत कार्यक्रम में उत्तम प्रदर्शन, अब उत्तम शब्द लिखा हुआ है, यानी ये उत्तम है तो इससे नीचे भी कोई होगा, उससे भी नीचे कोई होगा और सबसे भी नीचे कोई होगा। इससे पता चलता है कि ये क्रमिक मापनी है। अब प्रश्न नंबर 3 है, 15 का 3, वर्तनी परीक्षण में निष्पादन के अंक। अब देखिए निष्पादन के अंक, निष्पादन माने अपना परफॉर्मेंस, कार्य करने का जो अंक मिलता है तो वो किसमें होता है? अंतराल मापनी, वो है अंतराल मापनी। और अब है प्रति मिनट शब्दों को लिखने में छात्रों की गति। प्रति मिनट शब्दों को लिखने में छात्रों की गति, तो 1 मिनट में छात्र कितना लिख लेगा, ऐसी अगर बात आती है तो वो है अनुपात मापनी। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 है, यदि परीक्षण ऋणात्मक वैषम्य है तो वह होगा। तो ऋणात्मक वैषम्य है तो वह प्रश्न पत्र जो है, वह परीक्षण है वो सरल होगा। और धनात्मक वैषम्य है तो प्रश्न पत्र कठिन होगा। 17 है, वह प्रतिदर्शन जिसमें जनसंख्या के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। सभी वर्ग, कई वर्ग हैं इसमें, अर्थात इससे पता चल रहा है कि कई स्ट्रेटा हैं इसमें, तो जाहिर है कि स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्शन होगा। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड अर्थात स्तरित प्रतिदर्शन होगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होगा। तो दोस्तों आज हमारे 17 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो आज का हमारा 48वां भाग यहीं पे संपन्न होता है। अभी तक बहुत ही तन्मयता से हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।